ठीक है, ओके। तो आज की हमारी क्लास है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनरिक लिस्ट और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूं। जेनरिक लिस्ट, जेनरिक लिस्ट क्या होती है? जेनरिक लिस्ट भी, सॉरी, जेनरिक कलेक्शन बोलते हैं, नॉट लिस्ट। जेनरिक कलेक्शंस क्या होते हैं? तो ये जेनरिक वो जो हमने कलेक्शन, कलेक्शन पढ़े थे उनके ही कुछ हैं? हाँ, उनका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब देखो, इस कलेक्शन जो हमने पहले पढ़े थे ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। जी। क्या दिक्कत थी उन कलेक्शन में? बाकी सब तो सब कुछ बढ़िया था उसमें, कि कितने भी ऐड कर दो, रन टाइम पे ऐड हो जाते हैं, रन टाइम पे साइज बढ़ जाता है, कोई परेशानी नहीं है। एरे से कुछ चीजें सॉल्व हो गई थी, एरे से बढ़ जी। के जो एरे में प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। लेकिन अब आप खुद सोचो यार, कि आप एक दुकान पे गए पन्नी लेके, ठीक है? उसी जी। पन्नी में किसी ने आलू डाल दिया, उसी में किसी ने टमाटर डाल दिया, उसी में प्याज डाल दिया, उसी में मिर्ची भी डाल दी, उसी में चावल भी डाल दिए। हाँ जी। तो घर घर आके कितनी दिक्कत होगी? घर आके ये हाँ जी। चावल निकालते रहो, वो निकालते रहो, ये अलग करते रहो, दिक्कत वाली बात है, राइट? जी। कलेक्शंस में ऐसा ही होता है, कलेक्शंस में ऐसा ही होता है ना, कुछ भी डाल देते हैं, इंटीजर भी डाल देते हैं, स्ट्रिंग भी डाल देते हैं, बूलियन भी डाल देते हैं, बूलियन डेट भी टाइम भी डालते कुछ हैं, भी। कुछ भी डाल देते हैं। यस। और फिर हमें निकालते वक्त दिक्कत आती है, निकालते वक्त हर बार कन्वर्ट करते रहो। अगर हाँ किसी ने जी। 10,000 कलेक्शन में वैल्यू डाल रखी है, तो आपको 10,000 नंबर तक पता होना चाहिए भाई कौन सा किस टाइप का है। हाँ क्लियर? जी। तो ये एक जी। दिक्कत है, दिक्कत वाली बात है। तो इन्होंने क्या बोला फिर बाद में, ये लेके आए कंसेप्ट जेनरिक कलेक्शन। इन्होंने क्या कहा, कलेक्शंस को ही हम एक्सटेंड करते हैं कि सारी कलेक्शन वाली खूबियां होंगी, लेकिन आपको शुरू में बताना पड़ेगा भाई कौन सा कलेक्शन किस टाइप का बता रहे हो, डाटा टाइप कौन सा है। ये नहीं कि कुछ भी डालते रहो, क्योंकि कुछ भी डालते रहोगे तो फिर रीड करते वक्त अनबॉक्सिंग करते रहो। बताया था ना बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है, हाँ कि जी। हाँ भाई जी। हाँ जी। ऑब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन अपनी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए रीड आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। हाँ तो जी। अनबॉक्सिंग करने से बचने के लिए, और इस अनबॉक्सिंग इज अ हैवी, क्या बोलते हैं इसे, कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी अच्छा। फास्ट हो जाता है, कि आप ऑब्जेक्ट को हम्म। कन्वर्ट कर रहे हो, एक को करोगे तो आपकी नजर में दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप 100-200 वैल्यू को कन्वर्ट करने बैठ जाओगे, तो वो आपकी स्पीड प्रोग्राम की स्लो कर देगा। तो जी। इसीलिए इन सब से बचने के लिए आए जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक कलेक्शन क्या होते हैं? दे आर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द कलेक्शंस which has all the qualities of the normal collection, except you need to define data type first। कि भाई डाटा टाइप डिफाइन कर दो और फिर उसी टाइप की वैल्यू आप डाल पाओगे। कितनी भी डालो, रन टाइम पे बढ़ जाएंगी, वो सब ठीक है, लेकिन डाटा टाइप बता दो। ऐसा ना हो कि हम दुकान पे पन्नी लेके गए और कुछ भी डलवा के आ गए। आप बोल रहे हो भाई एक पन्नी में आलू, दूसरी पन्नी में टमाटर, तो वो सेफ है कि घर पे आके आलू अलग रहे, टमाटर अलग रहे। ये इन्होंने बस इतना किया है जेनरिक कलेक्शन में। अब इसे करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, न्यू क्लास करेंगे। चलो कलेक्शंस की क्लास में करते हैं ना, अलग से क्यों बनाए। हाँ जी। अपने मेथड बने हुए हैं यहाँ पे 4 मेथड, एरे ऑपरेशन, एरे लिस्ट, हैश अरे टेबल, लिस्ट स्टैक, हैशटैग क्यू। ये एरे क्यों। एग्जांपल एक हमने एडिशनल कर लिया था किसी काम के लिए, बट इसकी टेंशन नहीं हम्म। लेनी। अब हमारे शुरू क्या हो रहे हैं, जेनरिक्स। ठीक है? हाँ जी। तो अभी तक के जो कलेक्शन से इंटरव्यू में पूछते हैं कि कलेक्शन और जेनरिक कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो अभी तक के जो कलेक्शन थे वो इस नेम स्पेस के अंदर थे, इस लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं आपको, सिस्टम डॉट कलेक्शन। और जो जी। जेनरिक कलेक्शन आएंगे वो इस लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे। अच्छा। क्लियर? कि हाँ कलेक्शन जी। डॉट जेनरिक, जेनरिक इस लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे अब कलेक्शन। अब इन्हीं को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, जो मैंने 4 बताए हैं ना कलेक्शन वाले, इनको ही कन्वर्ट कर दिया। एरे लिस्ट की जगह आ गया लिस्ट। सारा काम वही होगा,
बट एरे लिस्ट की जगह क्या बोलेंगे, लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जी क्रिएट करते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का ले लिया मैंने। ठीक है, इसे क्रिएट करने का तरीका क्या है, आपको शुरू में बताना पड़ेगा भाई किस टाइप का है ये। तो मैंने बता तो दिया सर ये ये इंटीजर टाइप। हाँ जी, पूछो। एरो एरो के अंदर लिखना है, ये क्लोज एरो हाँ ओपन। हाँ हाँ, ये सिंटैक्स है इसका, इसे ऐसे ही लिखना है। ये याला ओपन एरो, याला एरे, और उसके बीच में इंटीजर। ओके ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि हमने शुरू में बता दिया कि भाई ये जो मेरा लिस्ट है ना, ये इंटीजर ये टाइप का है। इंटीजर है। ठीक है, अब इंसर्ट कर दो। अब इंटीजर टाइप का है तो ये क्या लेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। इसके अंदर आप अगर ऐसे कुछ करके राजेश वगैरह स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो एरर दे देगा, कहेगा नहीं भाई तूने ऊपर बोला इंटीजर टाइप का, झूठ क्यों बोल रहा है, ये क्यों डाल रहा है। तो आप सिंपल इंटीजर डालते रहो। ओए, अब देखो बेनिफिट क्या है इसका, अब रीड करते वक्त ना आपको कन्वर्ट वनवर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या हो गया कि भाई पहला तो डिफरेंस ये है कि वो कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर पाया जाता है, ये जेनरिक कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि भाई जो वो कोई है नहीं करना। ऊपर वाला है उसमें अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है, इसमें कोई अनबॉक्सिंग 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 करने की जरूरत ही नहीं, बॉक्सिंग। जी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, ये अपने अंदर इंटीजर में ही सेव करता है। और जब आप रीड करोगे, अब सारे इंटीजर है, आपको पता ही है। सब इंटीजर है तो कोई कन्वर्ट की, वहां पे कन्वर्ट डॉट टू इंट ऐसे करना पड़ रहा था, यहाँ पे हाँ जी कुछ हाँ जी। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल ऐसे ऐसे आप रीड करते रहो। इसके अलावा बाकी सारे के सारे फंक्शन जो जो मिलते थे हमें कलेक्शन में, एरे लिस्ट में, वो सारे फंक्शन यहां पे भी मिलेंगे। अपडेट करना हो तो क्या करोगे, जैसे वहां पे अपडेट करते थे, बीच हाँ में जी। अगर डाल दिया मैंने कोई, कोई भी लेना उसको तो क्या फिर। करेगा, हाँ नीचे वाले को धक्का मतलब नीचे वाले को नहीं, ये तो सिर्फ अपडेट किया है, तो एक नंबर वाले को अपडेट हम्म, कर देगा। एक नंबर वाले में भी 10 है, अब 100 पड़ा मिल जाएगा। हाँ जी। कहीं बीच में इंसर्ट करना हो, उसका भी मेथड सेम वही एरे लिस्ट वाला। तो कुछ भी इसमें ओके। डिफरेंस है ही नहीं, बता अच्छा। दिया कौन से इंडेक्स पे करूंगा डिफरेंस इंसर्ट, कि भाई तीसरे इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू 500 कर दे। 500। तो तीसरे इंडेक्स पे अभी तीसरा क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 0 1 2 3, 49 पड़ा हुआ है, 49 को 500 बना देगा। 500। हाँ, एरे लिस्ट में भी यही था राइट, इंसर्ट करते थे, हाँ बीच जी। में भी कर सकते थे। जी। अब लूप चलाना है, लूप चला लो अपना फॉर ईच, जो फॉर ईच को लूप तो तुमने ऑलरेडी पढ़ी रखे हैं। तो सर ये तो वही है पूरा, बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम ऊपर इसमें इंटीजर ऐड कर देंगे, या स्ट्रिंग लेनी तो स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो भी इंटीजर लेना है इंटीजर, हम्म, स्ट्रिंग लेना है स्ट्रिंग, वो लेना है। तो बस ये है कि ज्यादातर लाइफ में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, एरे लिस्ट की थोड़ी कम हाँ जरूरत जी। पड़ेगी। तो जितने भी मैं जेनरिक अच्छा। बताने जा रहा हूँ ना, जितने भी जेनरिक बताने जा रहा हूँ, ज्यादातर लाइफ में उनकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो प्रोग्रामिंग है वो जनरल लाइफ से मिलती जुलती है। तो जनरल लाइफ में भी देखो, आपको ज्यादातर किसकी जरूरत पड़ती है, क्या कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक ही पन्नी के अंदर चावल भी रखवा लो, गेहूं भी रखवा लो, एक ही नहीं पन्नी के अंदर चीनी भी रखवा लो, सब कुछ रखवा लो, ऐसे की जरूरत नहीं पड़ती ना। नहीं आपको नहीं नहीं। ज्यादातर क्या जरूरत पड़ती है कि पन्नी हो भाई, पन्नी के अंदर चाहे आप चावल डालो चाहे चीनी डालो, लेकिन जब, तो ये क्या है, लिस्ट क्या है, एक पन्नी तो है कि आप ये कहती है कि मेरे अंदर कुछ भी डाल दो, लेकिन बस जी बता दो कि भाई क्या डाल रहे हो। तो ज्यादातर लाइफ में सर। ऐसी ही जरूरत पड़ती है हमें, राइट। सर जैसे ये हमारा ऑफिस में वर्क होता है, तो ऑफिस में ये सारे ही चलाने पड़ते हैं, और सब कुछ ऐसे ही। हाँ हाँ, जब आपको ऑफिस का भी आप रियल रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। एक पूरा बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम,
तो जी। उसमें कैसे असली में ऑफिस में काम होता है वो सब पता चल जाएगा आपको। बट हाँ, जहाँ पे जरूरत पड़ती है फोर की, हाँ फोर भी चलाते हैं, फोर लूप भी लगाते हैं। अभी तो आप ये समझ लो कि अलग अलग हथियार चलाना सीख रहे हो, कि तलवार चलाना सीख रहे हो, बंदूक चलाना सीख रहे हो। प्रोजेक्ट का मतलब है असली लड़ाई, कि जब आप असली जंग में जाओगे, लड़ाई करने जाओगे, तो वहां पे मैं नहीं बताऊंगा कि तलवार चलानी है या बंदूक चलानी है। कोई बंदा दूर मिलेगा तो बंदूक चला दी, कोई पास आ गया तो तलवार मार हाँ दिया। जी। तो वही वाली बात है यहाँ पे भी, कि अभी आप अलग अलग चीजें सीख रहे हो। जब प्रोजेक्ट में ये सब मिला के यूज करोगे अपनी शक्तियों के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, जहां पे जिस चीज की जरूरत हो। समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब क्या करना है, रिमूव। सब कुछ हो गया, कुछ भी इसमें अलग है ही नहीं। रिमूव करना हो तो ले भाई रिमूव कर दिया। किसको करना है बताओ, कौन सा आइटम को करना है? हमें मान लो 100 वाले को रिमूव करना है, तो 100 डाल दिया यहाँ पे। हम्म। और सबको पूरा क्लियर करना है क्लियर। तो हाँ, तो उसका भी मेथड जो था वही वाला मेथड यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर था, क्लियर यहाँ पे भी है। तो सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है सिंटैक्स में। इस सिंटैक्स में आपको बताना पड़ेगा किस तरह की को वैल्यू लेनी है। और यही ज्यादातर यूज होगा लाइफ में, एरे लिस्ट कम यूज होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया हाँ जी। कि कैसे लाइफ में ज्यादातर हमें एक पन्नी चाहिए होती है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके अंदर कुछ भी रख सकें, लेकिन उसके अंदर सब कुछ एक साथ रख सकें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में। तो ओके। इसीलिए आपको प्रोजेक्ट में भी लिस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एरे लिस्ट की कम पड़ेगी। ओके। अब जब लिस्ट का भाई आया तो तो हैश सर टेबल का भी इसमें भाई आएगा। एंड की जगह तो कुछ भी हो सकता है ना, स्ट्रिंग बूलियन करेक्ट करेक्ट। तो इंट ये आपको कुछ भी। होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करके देखना, आप प्रैक्टिस में से स्ट्रिंग बना के हाँ देखना। जी। ठीक है, अभी तो ठीक है मैंने सर। इंटीजर बनाया, आप स्ट्रिंग भी हो सकता है, डेट टाइम भी हो बूलियन सकता है, भी हो कुछ भी हो सकता सकता है। है, हाँ जी। हाँ बूलियन भी हो जी। सकता है। लेकिन अगर मैं ओके सर। चारों बनाने लग गया तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, जबकि हाँ आपको हाँ जी। कंसेप्ट पता नहीं लग गया, अब नहीं। आप प्रैक्टिस करना। हाँ हाँ हाँ। अब आता है हैश टेबल। जैसे एरे लिस्ट का भाई मिल गया, एरे लिस्ट का एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो गया, लिस्ट। वैसे ही हैश टेबल का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, डिक्शनरी। हैश टेबल क्या था याद है ना, डिक्शनरी। हाँ जी। की और वैल्यू डालते थे। हाँ हाँ। अब इसका डिक्शनरी तो एक्सटेंडेड वर्जन, पढ़ाया भी था सर आपने। नहीं डिक्शनरी भी नहीं डिक्शनरी पढ़ाया। वो डिक्शनरी इवेंट वैल्यू था, क्या था डिक्शनरी कुछ था। हाँ हाँ हाँ, वो डिक्शनरी वैल्यू नहीं था, वो ये था, क्या बोलते हैं, वो अलग चीज है। वो ये चीज नहीं है। वो था फॉर ईच लूप में आपने लगा यूज किया होगा डिक्शनरी एंट्री। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, वो अलग चीज है। वो है कि एक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओके। डिक्शनरी क्या है, ये डिक्शनरी है हैश टेबल का एक्सटेंडेड वर्जन। जैसे एरे ओके। लिस्ट का एक्सटेंडेड वर्जन क्या था, लिस्ट था। वैसे हाँ ही जी। हैश टेबल का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, डिक्शनरी ऑपरेशन। डिक्शनरी। डिक्शनरी सॉरी, नॉट ऑपरेशन, ऑपरेशन तो मेथड का नाम लिख रहा हूं मैं। हम्म। कैसे कैसे करेंगे क्रिएट। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई की किस तरह की ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ इंटीजर तरह की ले रहा हूँ, स्ट्रिंग तरह की वैल्यू ले रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, वहां पे था किसी भी तरह की लो, किसी भी तरह की वैल्यू लो। यहाँ पे बताना पड़ेगा किस तरह की लेनी है, किस तरह की वैल्यू लेनी है। तो मैंने कहा भाई की इंटीजर लूंगा, वैल्यू स्ट्रिंग लूंगा। जी। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ हैश टेबल वगैरह, तो तुम्हें हाँ आइडिया है। जी। हाँ जी। अगर कहीं पे जी। समझना है तो पूछना। हम्म। क्या करेंगे अब, इंटीजर की लेंगे और वैल्यू लेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग की ले लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। कहेगा भाई तूने ऊपर बोला इंटीजर लेने के लिए, अब स्ट्रिंग क्यों ले रहा है, एरर हाँ देगा। जी। तो यहाँ पे इंटीजर ही लेना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, इंसर्ट हो गया। सेम जैसे वहां पे रीड करते थे, यहाँ पे भी रीड करने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, रीड क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं ना। हाँ जी। तो क्या लेना पड़ेगा, डिक्ट वैल्यू, जो भी की का नाम है वो दे दो। हम्म।
ठीक है, तो मैं पहली की का दूंगा तो क्या रिटर्न होगा यहाँ पे? राम। क्यों? क्योंकि एक नंबर की पे क्या स्टोर है? राम है। राम। अगर ऐसी की का 5 दे दिया मैंने, 5 नंबर की, तो रिटर्न होगी निशा। क्यों? जी, क्योंकि 5 नंबर पे निशा 5 सेव नंबर है। की पे। हाँ जी। ठीक है, अब क्या करना था हमें? क्रिएट हो गया, रीड हो गया। अब अपडेट करना हो तो अपडेट। सेम वही चीज डिक्ट वैल्यूज, जोन सी भी की पे अपडेट करना है। दूसरे नंबर पे मान लो आपको अपडेट करना है आई एम अ गुड बॉय, अपडेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे तो भी क्या पड़ा राजेश हुआ है? की राजेश जगह पड़ा हुआ है, राजेश। ये हो जाएगा। जी। तीसरे नंबर पे अब क्या करना है हमें? लूप चला देते हैं। लूप के लिए क्या है? फॉर ईच। फॉर वहां पे ईच। क्या लिया? हाँ, वैल्यू अच्छा। कंसोल डॉट राइट लाइन। हम्म, हम्म, ठीक है भाई, क्या क्या होता है इसके अंदर? हम्म, की और वैल्यू होती है ना, तो की क्या हाँ लेंगे, कैसे जी। लेंगे? की इज कीज की वैल्यू। आइटम डॉट की, ऐसे ही किया था ना वहां अच्छा। पे भी। वैल्यू इज। वैल्यू इज आइटम डॉट वैल्यू। वैल्यू। क्यों किया ऐसे? क्योंकि ये डिक्ट वैल्यू के अंदर कोई इंटीजर नहीं पड़ा हुआ या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई, उसके सर अंदर एक इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं, कीज की वैल्यू, वैल्यू की, और वैल्यू इज वैल्यू वैल्यू। वैल्यू कहाँ? ये हमने जो यहाँ पे लेते हैं वो होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, तुम हाँ कंफ्यूज यहाँ हो रहे पर हो। आइटम। वहां हाँ पे नहीं, देखो हो क्या गया लिया सर। था हमने। हो गया, नहीं क्लियर है सर, हो गया हो गया। क्लियर है? जो यहाँ पे लेते हैं उसके अंदर हाँ पड़ा हुआ हाँ है ना। हाँ यहाँ पे हाँ। कुछ भी, यहाँ पे अगर हाँ जी तुम हाँ जी। रामू ले लोगे, रामू, तो लिखोगे तो रामू रामू डॉट की। की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, हो गया। और रामू डॉट वैल्यू। तो हम्म, यहाँ पे क्या लेते हो? आपके हाथ में है वो। हाँ जी हाँ जी। आप ये तो वेरिएबल का नाम है, नाम आपके हाथ में होता है। हाँ वो तो हमारा याद है। ठीक है। चलो कोई नहीं, अब आगे आते हैं। अब क्या करना है हमें? रिमूव करना है। रिमूव रिमूव। करने के लिए भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिमूव। क्या बोल रहा है? रिमूव। की का नाम बताओ। एक तो हमने की से हम्म, रिमूव कर दिया। दूसरा क्या था यहाँ पे रिमूव करने के लिए? वैल्यू से भी रिमूव कर सकते थे। हम्म, वैल्यू डाल देनी है जो हाँ, यहाँ पे है। देखो क्या है, इंट की आउट स्ट्रिंग वैल्यू। ये खाली की मांग रहा है। इसके देखो 3 मेथड है। यहाँ पे जाओगे तो 3 मेथड कहेगा, एक तो की दे दो। दूसरा हम्म, क्या कह रहा है, और कैसे की कर सकता हूँ कि भाई रिमूव द वैल्यू विद स्पेसिफाइड की फ्रॉम द डिक्शनरी एंड कॉपीज द एलिमेंट टू द वैल्यू पैरामीटर। कि यहाँ पे एक कॉपी भी कर सकता है वो। बट अभी चलो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अभी हम सिंपल यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने के लिए क्लियर कर देते हैं। अच्छा। क्लियर हो गया? बस इतना ही तो करते थे। क्रिएट, अपडेट, हाँ रीड, जी। डिलीट, सब हो गया। हम्म, तो ये हो गया डिक्शनरी। ये भी आपको समझ में आ गया। सेम ऊपर जैसा है, हैश टेबल जैसा है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं किया। मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया डिफरेंस क्या है भाई। जेनरिक है, आपको शुरू में बताना पड़ हम्म, जाएगा कि किस तरह की देनी है, किस तरह की वैल्यू देनी है। क्लियर? हाँ जी। सर ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने इंट स्ट्रिंग ली, तो इसकी वैल्यू भी इंट हो सकती है, यानी कि की भी इंट और हाँ वैल्यू हाँ, भी इंट। करेक्ट करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। जहां पे मैंने ये लिखा है ना, वहां पे कोई भी डाटा टाइप आ सकता है। हाँ जी। बूल ये कर दो, बूल इंट कर दो। बस ये है कि यहाँ पे भी फिर बूल इंट करना पड़ेगा ना, हम्म, और फिर उसी हिसाब से वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी, कोई सा भी डाटा टाइप हो सकता है, लेकिन जोन सा डाटा टाइप होगा उसी हिसाब से आपको वैल्यू की और वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ वो मैं वो कहना चाह रहा था सर, जैसे की सेम, और वैल्यू सेम भी हो सेम हो सकता है। सकती है। हाँ हाँ करेक्ट जी। करेक्ट, सेम भी हो सकता है ठीक। ओके कि ओके इंटीजर ओके। इंटीजर, लेकिन यहाँ पे बस आपको क्या डालना पड़ेगा? फिर इंटीजर हाँ टाइप की वैल्यू डालनी हाँ पड़ेगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, डिक्शनरी ऑपरेशन हमारा खत्म। सेम क्या है? हैश टेबल ही है, लेकिन हैश टेबल में हम्म, ऑब्जेक्ट टाइप की डालते थे, किसी भी टाइप की डाल सकते थे। इसमें आपको डालनी पड़ेगी। फायदा क्या है? बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। एक तो शुरू में ऊपर आपको बताना पड़ जाएगा। ये दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई ये उसका है, क्या बोलते हैं, कलेक्शन जेनरिक का है, वो कलेक्शन का पार्ट है। और लाइफ में ज्यादातर आपको जी। डिक्शनरी की यूज करनी पड़ेगी, हैश टेबल का कम यूज करना पड़ेगा। तीसरा क्या था? स्टैक था। तो स्टैक के लिए क्या आ गया? स्टैक और क्यू का नाम चेंज नहीं किया इन्होंने। स्टैक और क्यू का क्या कर दिया कि भाई नाम सेम रहेगा, बस
कि कह रहे हैं नाम सेम रहेगा स्टैक क्यू का, नाम चेंज नहीं कर रहे हम, बस जब आप स्टैक बनाओगे ना तो यहाँ पे लिख देना कौन से टाइप का बना रहे हो। क्लियर? अच्छा अब जितने भी पुश करते रहो वो पुश होता रहेगा, सारे मेथड सेम है। उनमें तो क्या था, लिस्ट और डिक्शनरी का तो नाम डिफरेंस कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर बाद में बोर हो गए, कह रहे हैं भाई यार हर चीज का नाम ही बदलते रहेंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, एक काम करो स्टैक और क्यू, क्योंकि स्टैक और क्यू बहुत ज्यादा यूज नहीं होते ना, मतलब जो जी काम आप स्टैक और क्यू में करते हो एक्चुअली लिस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन स्टैक और क्यू को इसलिए उन्होंने कहा चलो इसका नाम सेम ही रख देते हैं, तो इन्होंने सेम ही नाम रख दिया। ओके ठीक है, पुश कर जी दोगे और फिर वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालते हैं, क्या करके, पीक और पोक करते हैं ना, पीक और पोक, हाँ पीक करता रहा तो क्या आता रहेगा, पीक करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, पीक में वैल्यू 1 में क्या आएगा, बताया था मैंने, वैल्यू क्या कौन सा क्या फॉलो करता है ये, हाँ जी सर वैल्यू 1 में आएगा 1000 करेक्ट, और यहाँ पे वैल्यू 2 में 100 अरे 100 कहां से आएगा, पीक कर रहा हूँ पोप नहीं कर रहा, पीक और पोक में क्या डिफरेंस था बताया था, हाँ जी बताया था पॉप क्या करता है, वैल्यू देके डिलीट कर देता है, पीक टॉप की वैल्यू देता है खाली डिलीट नहीं करता, अब इसमें से हाँ कुछ जी हाँ डिलीट ही जी नहीं होगा तो बार बार क्या रिटर्न होता रहेगा, 1000 करेक्ट, और पॉप क्या हाँ करेगा, पीक वैल्यू देगा और डिलीट कर देगा तो यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे एक एक करके रिटर्न होता रहेगा। हाँ जी ठीक है, और बाकी क्या क्या था, बाकी का तो सेम ही है, क्लियर करना हो, पॉक हाँ जी इसमें ना तो बीच में वैल्यू अपडेट डाल सकते हैं ना ही बीच से वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल दूँ जी ठीक है, इसमें सिर्फ टॉप से वैल्यू जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू निकलेगी, लास्ट वाली वैल्यू इंसर्ट होगा, और लास्ट क्या बचा हमारा, डिलीट ना ना डिलीट अच्छा तो हो गया ना क्यों ये, हाँ हो गया हाँ क्यों डिलीट भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है, इसमें रिमूव नहीं दे रखा क्या इन्होंने, हाँ रिमूव नहीं दिया, इसमें कह रहे हैं कि क्लियर निकालने का के लिए है पॉप करो, हाँ हाँ सब एक डिलीट है करो, होना चाहिए वैसे तो, रिमूव देखते हैं, क्लियर पुश पॉप, रिमूव नहीं दिया, रिवर्स दिया है, अगर आपको उल्टा करना हो तो रिवर्स हो जाएगा, ये सब मैंने कहा था अपने आप कर करके देखना रिवर्स वगैरह, तो जी पता चलेगा कि क्या वैल्यू आ रही है। क्यू में क्या है, सेम क्यू नाम रहेगा, ऑपरेशन क्या होता है इसका, फीफो, क्या हाँ जी करेगा ये, क्यू, आप बता दो किस तरह का क्यू है, इसे स्ट्रिंग ले फर्स्ट लेता इन हूं, फर्स्ट आउट ठीक है भाई, अब डालेंगे जी इंसर्ट, इंसर्ट में क्या करना था, क्या 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 करना होता है क्यू में, क्यू डॉट एन क्यू करना होता है, ऐसे पढ़ा देता हूँ खाली, अलग अलग वैल्यू आ गई, अब क्या करते हैं इसमें, पीक करूंगा तो क्या आता रहेगा, बताओ पीक करूंगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, सर ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहला पहला क्या दूसरा है, हेलो कितनी बार भी पीक कर लूंगा रिटर्न क्या होगा, हेलो हेलो, तो अगर एक एक करके सारी वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉक पॉप थोड़ा करना था, क्यू में क्या करना होता है, तुमने रिवाइज किया लेकिन भूल जाते हो, दोबारा से रिवाइज करो सही से, डी क्यू हाँ
क्यू डॉट डी क्यू करना होता है। DQ डी क्यू करते रहेंगे तो एक एक वैल्यू निकलती रहेगी। निकलते रहेगी। अब तुम इंटरव्यू दो, क्योंकि इंटरव्यू दोगे तो तुम्हारा रिवाइज करने का मन करेगा। इंटरव्यू नहीं दोगे तो लगेगा कि मतलब फिर इंसान बोर हो जाता है, रिवाइज नहीं करता, एक बार कर लिया कहता हो गया। तो इंटरव्यू देते रहो। जी। क्या नाम है मेरे का, क्यू का नाम है ना, क्यू डॉट क्लियर। तो ये थे हमारे 4 ऑपरेशन। कर लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, इंटीजर ले हाँ लेना, जी। एक बार डेट टाइम ले लेना और वो प्रैक्टिस कर लेना सब में, ओके। चारों में। और यही 8 कितने बता दिए मैंने, 9 बताए होंगे। 1 2 3 4 5, और इनके ये 4 तो हो ये बता एग्जाम्पल दो। सेम है। और 4 ये 6 7 8 9, तो यही सारे हम्म, कलेक्शन हैं। इनके अलावा कोई भी कलेक्शन अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल के लिए। तो इन सारे कलेक्शन को पढ़ो, रिवाइज करो, इंटरव्यू क्वेश्चन में इन्हीं कलेक्शन में से पूछा जाएगा। ओके। ओके, तो जी। कलेक्शन का हो गया खेल खत्म। एक बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी। डिफरेंस बिटवीन कलेक्शंस एंड जेनरिक कलेक्शंस। रिवाइज ये जरूर पढ़ना, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो क्या देखा हमने, कलेक्शन comes from system dot collection class, सर collection नेम स्पेस। नेम स्पेस किसे कहते हैं, जो ऊपर लाइब्रेरी होती है इसे नेम स्पेस कहते हैं। ये तुम्हारा नेम स्पेस है तो ये किसी और का नेम स्पेस होगा। क्लियर। हाँ जी। बट जेनरिक कलेक्शन comes from generic namespace. In collection, you can insert any kind of value which will later convert into object by .NET, but you need to do unboxing by yourself. By yourself, यही था। हाँ जी। But in generic collection, you need to declare data type upfront while creating the collection. तीसरा क्या है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग is required in collection but not in generic collection. जेनरिक बस ये कलेक्शंस। 3 बता दोगे समझ जाएंगे वो, ये 3 बता दोगे समझ जाएंगे। सर तो ये ये दूसरी तीनों लाइन आंसर इंटरव्यू दूसरा का आएगा तो पॉइंट बता पाओगे नहीं समझा बता दो। पाओगे। दूसरा क्या पॉइंट बता दो सर एक बार। क्या लिखा है देखो पढ़ो। इन कलेक्शन यू कैन इंसर्ट एनी काइंड ऑफ वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू कन्वर्ट डाल सकते हो, विच विल लेटर कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। बताया था ना मैंने कि भाई कुछ भी डालोगे इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, .NET अपने आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेती है। इस प्रोसेस को हाँ जी। हाँ बॉक्सिंग जी। कहते हैं। कई बार बता चुका हूँ, ये इंटरव्यू में 100% हाँ पूछेंगे, जी। भूल जाओगे तो फिर गलत दोगे आंसर। हाँ जी। आप यहाँ पे आपने थोड़ा कन्वर्ट किया, आपने तो सिंपल इंटीजर डाल दिया, नहीं वो पर हाँ .NET जी। उसे हाँ जी। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। यस। और उसके आगे क्या लिखा है, कन्वर्ट इनटू बाय .NET लिखा है ना, बाय .NET। बट यू नीड टू डू अनबॉक्सिंग बाय कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टाइप। बट तुम्हें रीड करते वक्त क्या करना पड़ेगा, अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। अनबॉक्सिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू को स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अनबॉक्सिंग कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। बट इन जेनरिक कलेक्शन आपको ये सब नहीं करना। यू नीड टू डिक्लेयर डाटा टाइप अप फ्रंट वाइल क्रिएटिंग द कलेक्शन। आपको पहले ही अप फ्रंट मतलब जब क्रिएट कर रहे हो कलेक्शन को, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, तभी आपको हाँ टाइप जी। डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर पूछेंगे कि यहाँ पे अब क्या ऑब्जेक्ट टाइप में सेव कर रहा है .NET या इंटीजर टाइप में, तो क्या बोलोगे,
बताओ। इंटीजर टाइप, इंटीजर में सर। यहाँ पे इंटीजर टाइप में करेगा, यहाँ पे कोई हाँ जी, कन्वर्जन वगैरह नहीं करेगा .NET। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे जब आप डाल रहे हो इंटीजर, तो इसे इंटीजर सेव करेगा, ऑब्जेक्ट सेव करेगा यहाँ एरे लिस्ट में। ऑब्जेक्ट करेगा सर। करेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट करेगा। इसी प्रोसेस को बॉक्सिंग हाँ। कहते हैं। अब यहाँ जी, पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होगी नहीं, तो ये कंपेरेटिवली फास्ट हो जाएगा ना। कोई कुछ हाँ जी, हाँ कन्वर्जन जी, करेगा नहीं, सिंपल डालो ले आएगा, तो जी, वो आपको फास्ट हो जाएगा। जैसे आप पन्नी लेके गए घर से, खाली आलू लेके आए हो, तो आलू निकालना आसान है। अगर हाँ उसी जी, में हाँ आलू जी, भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, वो भी डाल दिया, तो निकालना मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। सेम वही हाँ वाली जी। बात है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन .NET। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे बाय यूजिंग ट्राई कैच। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है भाई? पहले तो एक्सेप्शन होती क्या है। देखो, अगर अब मैंने यहाँ पे कोई सी स्पेलिंग वगैरह गलत कर दी, मान लो ये स्पेलिंग गलत कर दी, हम्म, फिर जब मैं रन हम्म, करूंगा प्रोजेक्ट या बिल्ड करूंगा, तो वो मुझे बता देगा। ये देखो, बता दिया इसने कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं। क्या कह रहा है? टाइप और नेम स्पेस क्यू कुड नॉट बी फाउंड। कह रहा है ये हाँ देखो, जी, इस लाइन पे गलत गलत लिख दिया आपने। 67 में। हाँ जी, तो जो एरर, जो ये एरर आ गई ना, देखो एरर लिखा हुआ है, एरर आ गई। हाँ तो जी, जो एरर बिल्ड करते वक्त आ जाए, जो एरर बिल्ड करते वक्त आ जाए, उस एरर को कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। समझ रहे हो? हाँ कि जी, जो हाँ जी, एरर हाँ जी। हमें बिल्ड करते ही बता दे, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम तो एरर। इन एरर को पकड़ना आसान होता है। इन एरर को पकड़ना हाँ जी, आसान है, क्यों? क्योंकि बिल्ड करो आ जाएगी, सही करके क्योंकि फिर बिल्ड बिल्ड करोगे करते तो आ चली जाता है। जाएगी। हाँ जी, लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं जो कंपाइल टाइम पे नहीं आती, वो रन टाइम पे आती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एरर है भी या नहीं है, सीधा रन टाइम पे आपको वो एरर पता चलेंगी। तो ऐसी उसको। एरर जो रन टाइम पे आए, कि बिल्ड करते वक्त तो बिल्कुल मस्त बिल्ड हो जाए, लेकिन रन हम्म, टाइम पे आपका कोड फट जाए, रन टाइप के आपको हम्म, एरर आ जाए, उस एरर को एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन को सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे? इज अ रन टाइम एरर। कि भाई बिल्ड करते वक्त नहीं आएगी, बिल्ड करते वक्त छुप के बैठी रहेगी, लेकिन रन टाइम पे आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, आ गई। चलो देखते हैं एक एग्जांपल ना, कि कहाँ पे आ रही है रन टाइम पे। हम्म, न्यू क्लास ऐड की। बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं, ये ध्यान से समझना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। हर जगह आपको ऐसे ही जी, कोड देखना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है। मान लो मैंने, ओए भैया क्या लिख रहा है, वाइड मेथड 1 बनाया। ठीक है। अब एक जी, सबसे, अब कोई एरर, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एरर आ रही है रन टाइम पे नहीं आ रही? वो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, एक हमें जो पता है कि एक एक्सेप्शन रन टाइप की है, उसको जानबूझ के क्रिएट करते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है दिखाता हूं। इंट आई में मैंने 10 ले लिया, हम्म, इंट जे में 0 ले लिया। ठीक है। हाँ जी, और रिजल्ट में क्या कह दिया मैंने? इंट रिजल्ट में क्या ले रहा हूं मैं? आई डिवाइड बाय जे। ओके, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट प्रिंट करा रहा हूं। हम्म, अब ये मुझे पता है कि ये एक्सेप्शन आएगी, अभी मुझे पता है। लेकिन अब फिलहाल मुझे क्यों पता है? मुझे क्योंकि ये मैंने जानबूझ के क्रिएट किया एक्सेप्शन। हम्म, कि हम्म, क्यों क्यों एक्सेप्शन आएगी? क्योंकि भाई जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो क्या होता है? कोई रिजल्ट आता है? इन्फ, नहीं, इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है ना। यस। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी नहीं, कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, रियल वर्ल्ड में कुछ इन्फिनिटी होता है? कोई आपको रियल वर्ल्ड में नहीं बोले कि कुछ जा नहीं, भाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रुपए का सामान लेके आ जा, तो नहीं कुछ कुछ होता नहीं है? होता कुछ सर। नहीं होता। नहीं। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए, और मैंने बताया प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड से मिलती जुलती है। अब रियल वर्ल्ड में इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, तो इसको, इस चीज को एरर एक्सेप्शन बताया गया है। कि कंपाइल ओके। टाइम पे तो नहीं आएगी एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम पे तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों हम्म, इंटीजर है। तो डॉटनेट कह रहा है भाई दोनों इंटीजर है, तो मुझे क्या दिक्कत पड़ रही है? रन लेकिन टाइम जैसे पे ही रन आएगी। करूंगा ना,
जैसे ही रन करूंगा एरर आ जाएगी, कहेगा भाई डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। कहता है किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा। और कभी ऐसा जिंदगी में इन्फिनिटी का काम होता ही नहीं है। कभी आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि मेरी क्लास में इन्फिनिटी बच्चे हैं या फिर मेरे हाँ जी। कंपनी में इन्फिनिटी एम्प्लॉय हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्फिनिटी का यूज होता ही नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन है। ये एक डिवाइड बाय जीरो एक एक्सेप्शन है। मुझे पता है, इसलिए ओके। मैंने जानबूझ के क्रिएट की है कि तुम्हें बताने के लिए कि एक्सेप्शन क्या होती है। जी। ठीक है, चेक करके देखते हैं। अभी तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चेक करके देखते हैं कि हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूँ। तो इसे चेक करके देखेंगे कि है भी या नहीं। आज की डेट क्या है हमारी? 22। 22 अप्रैल 2023। ऊपर का सारा कमेंट कर देंगे। यहाँ पे कहाँ गया? कंट्रोल केसी कर दिया अब नीचे का, जिससे कि हमारे खाली कोड रहे, बाकी कोई हमें दिक्कत परेशानी ना दे। अब यहाँ पे अपना बनाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का ऑब्जेक्ट। ये सब तो तुम हजारों बार कर चुके हो, तो इसकी समझाने की जरूरत नहीं है। जी। कैसे कॉल करते हैं मेथड? हटाता हूं पहले। मेथड बन करके कॉल कर दे। क्लियर? ऐसे ही कॉल करते हैं। यहाँ पे जी। डिबगर लगाएंगे। चलो पहले डिबगर नहीं लगाता, सीधा एक्सेप्शन देखते हैं कैसे आएगी, स्क्रीन पे कैसे लगती है एक्सेप्शन। ये देखो यहाँ पे आ गई। कंटिन्यू करूंगा तो फट जाएगा, आपका कोड ही फट गया। आप किसी को एप्लीकेशन दोगे ना ये, तो ये चलेगी नहीं। आपने तो चला दी होगी, लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है, एक्सेप्शन अनहैंडल्ड अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ गई। समझ रहे हो कि आपने हाँ जी। किसी हाँ को जी। प्रोजेक्ट बना के दिया और कहीं पे अगर ये हो रहा होगा तो आपको तो पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपने तो लाखों लाइन का कोड लिखा होगा। अब हाँ जी। आपको क्या पता है कि कहां पे जीरो आके डिवाइड हो रहा है? क्योंकि बिल्ड कम आप तो बिल्ड करोगे, बिल्ड में तो कोई एरर आई नहीं, एक्सेप्शन आई नहीं। इस बात को ध्यान से समझना कि जब प्रोजेक्ट बना रहे हो, अभी तो 2-4 लाइन का कोड है, आप सब देख ले रहे हो हाँ सारा जी। कोड। लेकिन जब हाँ एक जी। लाइन का कोड लिखा होगा तो किसी के बस की बात नहीं है। कितना भी बड़े से बड़ा चैंपियन डेवलपर हो, एक एक लाइन का कोड कोई पढ़ नहीं सकता। तो वो तो क्या करेगा, बिल्ड करेगा। बिल्ड में सब कुछ सही चल रहा है तो उसे लगेगा सब कुछ मस्त है भाई, कोई दुनिया में परेशानी नहीं है, मैं सीधा ये प्रोजेक्ट डाल देता हूं। अब वो प्रोडक्शन में डाल देगा प्रोजेक्ट, यूजर यूज करेगा, और यहाँ जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वो फट जाएगा कोड उसका। ओके। तो अब यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखेगा? कुछ अजीब सा स्क्रीन दिखेगी। कई बार तुमने देखा होगा कि किसी किसी वेबसाइट में अजीब सी स्क्रीन आ जाती है। बहुत अजीब सी स्क्रीन आ जाती है, वो कभी दिखाऊंगा। अभी जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो दिखाऊंगा कैसी स्क्रीन आ जाती है। तो जी। उसका मतलब उन्होंने एक्सेप्शन को सही से हैंडल नहीं किया। हमने भी अभी हैंडल नहीं किया। हैंडल नहीं किया तो इसने फट गया हमारा कोड, सीधा यहाँ पे आ गया। हमारा ब्लैक वाली स्क्रीन आई नहीं, हमें स्क्रीन कुछ दिखी नहीं। हाँ जी। क्या ये समझ में आई कि एक्सेप्शन क्या चीज होती है? खाली इतनी बात समझ में आई या हाँ नहीं जी। आई? हाँ जी, क्लियर है इतनी तो। ऐसी एरर जिसे कंपाइल टाइम पे हम ना पकड़ पाए, जो रन रन टाइम पे टाइम आए, पे। ऐसी एरर का इशू, ऐसी एरर का मतलब आना एक तो हानिकारक है प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि एक तो आपको पता नहीं है कि कब आएगी, और दूसरा जब आएगी तो प्रोजेक्ट यूजर के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि आपकी तो एप्लीकेशन ही फट गई पूरी। तो ऐसी सर इनका एरर जो रन सॉल्यूशन टाइम पे कैसे आए होता है उसे, फिर जब कोई पकड़ नहीं पाता तो? हाँ वही तो हम करने जा रहे हैं। इसे उसे ही बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कि भाई ओके। ये प्रॉब्लम है। अभी तक तो अभी मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, पहले प्रॉब्लम समझे कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ जी, कि ऐसी प्रॉब्लम एरर जो बताइए। पकड़ ना पाए ये एक्सेप्शन है, जो रन टाइम पे आती हैं। अब जो रन टाइम हम्म। पे एक्सेप्शन आएंगी, ये तो आ गई तो फट गई, आपकी यूजर के सामने हम्म। बेइज्जती हो गई। हम्म। लेकिन इसको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन आना ओके। कोई बड़ी बात नहीं है। हर प्रोग्राम में, हर कितने भी बड़े प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन आती ही आती हैं। लेकिन हम उसे जी। हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं? आपने वेबसाइट पे देखा होगा कई बार कि वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। या फिर हम्म। कभी कभी ये लिख जाता है कि 404 नॉट फाउंड, ना कि पेज नहीं हाँ मिल जी। रहा। कि मतलब एक हाँ अच्छी हाँ, सी ये। स्क्रीन दिखा के यूजर को बोल दो कि भाई कुछ दिक्कत है, आप एडमिट, आप हम्म। आईटी टीम को कांटेक्ट करो। बजाय कि यूजर देखे अभी ये क्या हो गया, ये तो फट गया, लग रहा है इनका प्रोजेक्ट ही बेकार है। राइट? अगर हम्म। ऐसा यूजर को दिख गया तो लगेगा भाई इनका तो प्रोजेक्ट ही खराब है।
लेकिन अगर हम यूजर को अच्छे से स्क्रीन पे दिखा देंगे कि देयर इज सम एरर इन द कोड एंड द प्रोग्राम, प्लीज कॉन्टेक्ट आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो आईटी वाले को कॉन्टेक्ट करेगा, वो चेक करके अपना सही करके दे देगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी हाँ जी सर, ये तो मैंने देखा है कि जैसे कोई साइट खोलते हैं तो कभी कभी उस पर आ जाता है 404 पेज नॉट फाउंड। करेक्ट करेक्ट, तो तो 404 आ जाता है, इसका ऐसे बहुत सारी। मतलब क्या होता है सर, कि अभी वो मतलब कुछ वो तो अंडर 404 मेंटेनेंस का है? मतलब होता है, हाँ वो अलग चीज है, लेकिन उससे मिलता जुलता है, वो अभी बताऊंगा, वो उस पे भी आएंगे, जब आएंगे तो वो बताऊंगा, लेकिन जेनरिक रूप में समझ लो 404 का मतलब होता है कि जो पेज मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो पेज बनाया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ, हालांकि वो अलग टॉपिक है, वो पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी 2 सेकंड के लिए दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है travelingchaska.com करके, ठीक है। अब यहाँ जी। पे इंडेक्स नाम का पेज मैंने बना रखा है, तो इंडेक्स नाम का पेज खुल रहा है, लेकिन मैंने मान लो अबाउट नाम का पेज ना बनाया होता, अबाउट नाम का पेज ही नहीं बनाया मैंने, तो लेकिन अबाउट का बना रखा है मैंने। मान लो कोई किसी का पेज नहीं बनाया होता मैंने, मान लो मैंने क्या बोलते हैं सर्विसेज, सर्विस, सर्व नाम का पेज नहीं बनाया, कोई भी नाम हो ना, उस नाम का पेज नहीं बनाया, तो ये आ जाएगा हाँ कि जी हाँ भाई जी। तुम वाला पेज खोल रहे हो जो कि पेज है ही, एग्जिट ही नहीं करता इस वेबसाइट में, तो उसे कहते हैं 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड, कि भाई ये जो फाइल है ये तुम्हारी वेबसाइट में है ही नहीं, तो वो पेज कहां से खोल दूं मैं। जी। लेकिन वो अलग चीज है, उस पर बाद में आएंगे, अभी यहीं पे रहते हैं। एक्सेप्शन में भी हमें ऐसे ही कुछ यूजर को अच्छी सी स्क्रीन दिखानी होती है, बजाय कि फट जाए। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसको हैंडल करने के लिए एक तरीका है कि जैसे मान लो मुझे इस कोड में डाउट है, मुझे इस कोड में डाउट है कि भाई इस कोड में हो ना हो कल को एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं इस कोड को डायरेक्टली मेथड में नहीं लिखूंगा, मैं कैसे यूज करूंगा, ट्राई और कैच, ट्राई कैच करूंगा मैं, और देखते रहना, सिंटैक्स है, ठीक है। ट्राई हाँ कैच जी। के अंदर इस कोड को ट्राई के अंदर लिखूंगा मैं कहूंगा ये कोड ट्राई करो, अगर कोई एक्सेप्शन आए, जब तक एक्सेप्शन नहीं आएगी तब तक तो ये कोड चलेगा ट्राई वाला, ध्यान से समझना, जब तक एक्सेप्शन नहीं आएगी तब तक तो ये कोड चलेगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे आएगा ही नहीं कोड। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ गई यहाँ पे, तो कोड यहाँ पे आएगा, और हम क्या कैच के करेंगे, बाद। यूआई पे यूजर को बोल देंगे कुछ अच्छा सा, बजाय कि कोड फट जाए हम यूजर को बोल देंगे ऐसे कुछ, देयर इज एन एरर इन योर पेज, प्लीज कॉन्टेक्ट आईटी टीम, और यहाँ पे एरर जो भी एक्सेप्शन है यहाँ पे आ जाएगी, उसका जो भी मैसेज है वो प्रिंट करा देंगे। अब देखो, जब तक एक्सेप्शन, अब ये कोड से फायदा क्या है, जब तक एक्सेप्शन नहीं आएगी, मान लो यहाँ पे 10 लिखता हूं, 10 लिख दूंगा तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, बात समझ रहे हो, 10 लिख दूंगा तो कोई, क्योंकि जीरो से डिवाइड हो नहीं रहा, तब तक तो ये चलेगा। लेकिन जैसे ही कोई एक्सेप्शन आई, मान लो यहाँ पे फिर जीरो होता और कोई एक्सेप्शन आती, तो उस लाइन के बाद जहां पे भी एक्सेप्शन आएगी उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कैच में आ जाता है, और कैच वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिबगर लगा दिया, ठीक है, हमारा मेथड कॉल होगा, ये देखो कॉल हुआ, अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं है मेरे कोड में, अगर कोई एक्सेप्शन मेरे कोड में नहीं है तब तो कैच वाला कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सिंपल क्या एग्जीक्यूट होगा, जो भी कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूट है, ये देखो कैच के बाहर आ गया, अंदर नहीं गया, हाँ जी हाँ जी। और हमारी काली स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर आ गया। हाँ जी। लेकिन कल मेरे कोड में कल को कोई एक्सेप्शन आ जाती है, मान लो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा होता, अब देखना कैसे बिहेव करेगा। आ गया, एक एक करके आगे बढ़ रहा हूं, जीरो आया, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड बाय जीरो कर रहे हैं और वो एक्सेप्शन है एक डॉटनेट में। अब जैसे ही एक्सेप्शन आया, देखो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, नीचे वाली नहीं हुई, यहाँ पे आ गया कोड, हाँ राइट। जी हाँ जी। लेकिन यूजर को भी दिखेगा नहीं, यूजर को क्या दिखेगा,
यूजर को जो भी आपने एक्सेप्शन में कोड लिखा हुआ है वो दिखेगा। तो हमने यूजर को ये लिखा हुआ था, अब यूजर को स्क्रीन फटी हुई नहीं दिखेगी, यूजर को सिंपल ये दिखेगा, देयर इज एन एरर इन योर पेज, प्लीज कॉन्टेक्ट आईटी टीम, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। ओके सिंपल। तो इससे यूजर एटलीस्ट पागल नहीं होगा, वो ये नहीं समझेगा कि अबे यार क्या इनकी फट गई, क्या एरर है। एटलीस्ट हमने बता दिया कि भाई देर कुछ एरर है, आप आईटी टीम से कांटेक्ट कर लो। तो ये अच्छा ज्यादा अच्छा तरीका है, या वो ज्यादा अच्छा तरीका था कि फट जाए यूजर को पता ही ना चले क्या है इशू? नहीं, ये अच्छा है, ये सही है। ये तरीका है। तो इसमें हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया कि एक्सेप्शन तो आई, ओके कोई भी दुनिया में 30 मार्का हो, सचिन तेंदुलकर अगर भी आ जाए कोडिंग का, तो भी उसके कोड में एक्सेप्शन तो आनी ही आनी है। समझ रहे हो? इतनी, अरे यार भगवान ने दुनिया बनाई है, उसके बावजूद हाँ कोई जी इंसान खराब बना दिया, कोई लंगड़ा लूला कोई अलग तरीके का बना दिया, तो हम तो इंसान है, अगर हम दुनिया बनाएंगे तो हम कोई ना कोई गलती तो करेंगे ही, राइट? हाँ जी तो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हम गलती करते ही करते हैं। तो बंदा एक्सेप्शन आनी जरूरी है, पर उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो हैंडल अच्छा जब हम कर लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। एक बात, क्या क्या बात समझ रहे हैं हम, लिखते चलता हूं जिससे कि आप ये रिवाइज कर लो और इंटरव्यू में ये बता देना। जो मैं ये वीडियो देख के जो मैं नोट्स देता हूँ ना आपको, इन नोट्स को कॉपी पेस्ट कर लिया करो, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इंटरव्यू में ये बुक पढ़ के बोलने लिख होते हैं लेता हूँ आपको। सर मैं इनको, कॉपी में हाँ ठीक नोट्स है, बना रखे हैं मैंने। हाँ हाँ ठीक है फिर ठीक है। एक्सेप्शन, पहला पॉइंट तो यही है, एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। दूसरा क्या है भाई? एक्सेप्शन शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली इन .NET। वी कैन हैंडल बाय यूजिंग हैंडल एक्सेप्शन, पढ़ते चलो, जो समझ में आया पूछना। हाँ जी हाँ जी बाय यूजिंग ट्राई कैच टेक्निक, ठीक है? हाँ जी इफ देयर इज नो एरर इन द, नो एक्सेप्शन इन द, एरर नहीं बोलूंगा, जो रन टाइम पे एरर आती है उन्हें एक्सेप्शन कहते हैं, जो कंपाइल टाइम पे ओके होता है उसे एरर कहते हैं, ठीक है? तो हाँ जी इंटरव्यू में पूछेंगे एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस है, तो बोलोगे एरर वो जो कंपाइल टाइम पे हम्म, एरर आए उसे कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हम्म, हैं, और एक्सेप्शन वो जो रन टाइम पे अच्छा आए। जो रन टाइम पे है। हाँ। इफ देयर इज नो एक्सेप्शन इन द कोड, ओनली ट्राई ब्लॉक, इसे ब्लॉक बोलते हैं, ट्राई ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओके एंड कैच ब्लॉक विल नेवर एग्जीक्यूट, ठीक है? अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तब तो सिर्फ ट्राई वाला एग्जीक्यूट होगा, कैच वाला नहीं होगा एग्जीक्यूट। हम्म इफ देयर इज एनी एरर कम्स इन द ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर आता है, हम्म, नेक्स्ट कोड आफ्टर द एक्सेप्शन लाइन इन ट्राई ब्लॉक विल नेवर एग्जीक्यूट। जी हमने देखा था ना, जहां पे एक्सेप्शन आया उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, हाँ जी इट विल मूव टू कैच ब्लॉक एंड कैच हम्म, ब्लॉक को लो कोड विल एग्जीक्यूट, ठीक है? यही लिखा है मैंने। इफ देयर इज एनी एरर, कोई एरर आती है तो कोड आफ्टर द एक्सेप्ट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आफ्टर द एक्सेप्शन लाइन इन ट्राई ब्लॉक विल नेवर एग्जीक्यूट, कि भाई जिस लाइन पे एरर आ गई ना उसके नीचे कुछ भी लिख दूं मैं, हाँ जी उसके नीचे लिख दूं इंट j हम्म, इक्वल टू 100 के, इंट रिजल्ट 2 इक्वल टू k प्लस 50, ये कुछ भी लिख दूं मैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम्म, एक्सेप्शन आ गई तो नीचे का कुछ भी कोड तो एग्जीक्यूट सीधा नहीं कैच होगा, कैच ब्लॉक में सीधा जाएगा कैच में आ सीधा। जाएगा। तो इंटरव्यू में हाँ ऐसे ही जी बना के देंगे आपको, पूछेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ तो कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो आप बोलोगे पहली लाइन हम्म, एग्जीक्यूट होगी, दूसरी होगी, ये वाली होगी, पर हम्म, एरर एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन आते ही हम्म, इनमें से कोई सी भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिंपल ये वाली अच्छा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? हाँ जी क्लियर है। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसमें अलग अलग तरीके की और एक्सेप्शन देखते हैं, ये तो एक सिंपल एक्सेप्शन है। अब देखो, ये तो एक, जो हमने तो देखा कि एक्सेप्शन जो आई थी वो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आई थी, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ये क्या बात हुई?
तो एक्सेप्शन क्या होती है? सारी एक्सेप्ट बहुत अलग अलग तरह की एक्सेप्शन होती हैं। सारी एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन। इसे समझने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच लगा सकते हो। देखो ये देखो, एक कैच के साथ, एक ट्राई के साथ मैंने 2 कैच लगा दिए। जी ठीक है, एक तो है अगर कोई एक्सेप्शन आए, अगर इस कोड में डिवाइड बाय 0 टाइप की एक्सेप्शन आती है, तब तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो? इस कोड में हाँ जी अगर इस टाइप की एक्सेप्शन आती है तो ये वाला, लेकिन अगर डिवाइड बाय 0 के अलावा कोई दूसरी एक्सेप्शन आ जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके ये कोई दूसरी एक्सेप्शन है, बोलोगे कौन सी हो सकती है, यहां पे करके दिखाओ। तो पहले ये करके देखते हैं कि अभी कौन सा होगा, अभी पहला वाला कैच होगा या दूसरा वाला कैच होगा। एक याद रखना, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आप लगा सकते कैच हो, हाँ जी लेकिन अगर एक्सेप्शन आएगी तो सिर्फ एक कैच एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं होंगे। कौन सा होगा? ओके जोन सी भी एक्सेप्शन होगी। अगर डिवाइड बाय 0 वाली एक्सेप्शन है तब तो ये वाला, अगर कोई दूसरी है तो ये वाला। ठीक है, अभी पहले से, अभी तो कौन सी है, डिवाइड बाय 0 वाली है, हमें पता है। तो चला के देखते हैं कि पहले वाला हो भी रहा है नहीं हो रहा। ये देखो, बड़े आगे आगे बढ़ते रहे, डिवाइड बाय 0 आई, और कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ? ये वाला। हुआ या नहीं हुआ? हाँ लेकिन जी दूसरा वाला नहीं होगा, एक्सेप्शन वाला नहीं, बस खत्म। ये देखो, तो यू आर ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0 इन योर प्रोग्राम। हाँ जी लेकिन मान लो मेरे कोड में डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन नहीं होती, कोई दूसरी एक्सेप्शन होती। ठीक है, जी कि आपको डाउट है कि मेरे कोड में ये तो आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी एक्सेप्शन भी आ सकती है, तो आप नीचे क्या लगा देते हो? जेनरिक एक्सेप्शन, की भाई जेनरिक है, कोई सी भी आएगा तो ये हो जाएगी, अगर इसके अलावा कोई दूसरी आएगी तो ये। तो मान लो भी 0 डिवाइड बाय 0 हटा देता हूं और एक्सेप्शन लेके आता हूं, एक अपनी तरफ से एक एक्सेप्शन बना देता हूं, नकली एक्सेप्शन। ठीक है, नकली एक्सेप्शन बना रहा हूं। नकली एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं? थ्रो अ फेक एक्सेप्शन। ठीक है, नकली बनाने के लिए थ्रो लिख देते हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन है कि थ्रो क्या करता है। थ्रो एक एक्सेप्शन को फेंकता है, थ्रो कहते हैं ना, बॉल थ्रो कर, क्रिकेट खेलते कहते हैं बॉल थ्रो कर, बॉल मुझे फेंक। तो यहाँ पे जी एक नई एक्सेप्शन को फेंक देगा। थ्रो न्यू एक्सेप्ट, न्यू आर्गुमेंट एक्सेप्शन लिखता हूं। बहुत तरह की अलग अलग तरह की एक्सेप्शन होती है, मैं एक आर्गुमेंट एक्सेप्शन फेंक रहा हूं। ठीक है, मैंने एक आर्गुमेंट एक्सेप्शन यहाँ पे फेंक दी। अब देखो, जी ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन तो है नहीं, ये तो दूसरी एक्सेप्शन है। तो जी जो जो दूसरी होगी वो कहां पे जाएगी? इस वाले में जाएगी या नीचे वाले में जाएगी? नीचे वाले में क्यों जाएगी नीचे वाले में? क्योंकि ये सबका पापा है। सेकंड हाँ जी क्यों जाएगी? क्योंकि एक्सेप्शन इसका भी पापा है, इसका भी पेरेंट है, इसका भी पेरेंट है। अब जो सबका पेरेंट होता है वो अपने अंदर किसी भी तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है। पढ़ाया था ना मैंने कि जो हाँ जी हाँ पेरेंट जी क्लास होती है वो अपने अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ जी इसीलिए जो ये एक्सेप्शन होगा, ये सबका पापा है, तो इसको, इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये इसको भी कैच कर ले। जी ठीक है, और यहाँ पे हम दो बात सीखे। एक बात क्या सीखे कि अगर आपको अपने आप से कोई एक्सेप्शन थ्रो करवानी हो प्रोग्राम में, तो या फिर करानी हो, तो उसे थ्रो के साथ लिखते हैं कि थ्रो, थ्रो मतलब फेंक, और यहाँ पे ये कैच कर रहा है। थ्रो मतलब मैंने एक्सेप्शन को फेंकी, जैसे क्रिकेट में बॉल हाँ फेंकते हो, जी और हाँ यहाँ जी पे हाँ हम जी कैच कर ले रहे हैं, तो ये कैच करेगा। एक्चुअली में जब कोई एक्सेप्शन आती है तो वो भी ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जी हम जानबूझ के थ्रो करवा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी क्लियर है ठीक है, तो डिबग करके देखेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन तो नहीं आएगी, क्योंकि हम डिवाइड बाय 0 से कर ही नहीं रहे, अब तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं।
लेकिन एक नकली एक्सेप्शन फेंकवा दी मैंने। नकली एक्सेप्शन फेंकवाते ही वो देखो ऊपर वाले में नहीं गया लड़का, नीचे वाले में आ हाँ जी। गया। क्यों आ गया नीचे वाले में? क्योंकि ये भाई दूसरी क्लास है। अब इस क्लास को थोड़ी ना पता है कि ये आर्गुमेंट एक्सेप्शन क्या है, लेकिन ये जी, सबका पापा है तो इसको तो पता है ये मेरा बच्चा पेरेंट ये है। भी है। तो क्या कह रहा है, आजा मेरे हम्म, बच्चे, तुझे मैं प्रिंट करा दूंगा। जी। कराया या नहीं कराया? हाँ जी, हाँ जी, करा दिया। ठीक है। अब लेकिन आपको डाउट है, मैंने कहा है कि यहाँ पे कितने भी कैच, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं। कैच। हाँ क्या ये जी, बात ये समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है। अब कल को मुझे लगा कि मेरे कोड में यार आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी आ सकती है, और मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ एक आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी। यहाँ पे आर्गुमेंट एक्सेप्शन लगा दी मैंने, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे लिख दी आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो बताओ, ये देखो एरर दे रहा है, लेकिन बताओ एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने बोल दिया, जैसे कि आपको जैसे कि समझो एक हिंदी में कि दो घर में है, ठीक है, दो घर में दो बच्चे रहते हैं। एक बच्चे का हम्म, नाम है डिवाइड बाय जीरो, एक बच्चे का नाम हम्म, है आर्ग्यूमेंट, हम्म, ठीक है। पर सबके पिताजी एक्सेप्शन है, हम्म, ठीक है। तो अब कोई आप मैं बोलूंगा भाई डिवाइड बाय जीरो को बुला के लेके आ, हम्म, या फिर इस घर से किसी को बुला के लेके आ। तो हम्म, डिवाइड बाय जीरो को बोलूंगा तो वो भी आ जाएगा, एक्सेप्शन को बोलूंगा वो भी आ जाएगा। लेकिन पहले हम्म, मैंने डिवाइड बाय जीरो को बोला तो वो आ हम्म, गया। अब जी, इससे पहले अगर एक्सेप्शन लगा हुआ है तो वो यहां तक कोड पहुंच ही नहीं पाएगा। वो तो पिताजी है तो वो पहले ही कैच कर लेगा। हाँ जी, क्या बात समझ रहे हो? तो हाँ जी, हाँ इसीलिए जी। कोई भी स्पेसिफिक टाइप की एक्सेप्शन जो होगी उसको हमेशा ऊपर लिखना है, ऊपर किसके? एक्सेप्शन के। एक्सेप्शन जी। इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर मैं, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, एक्सेप्शन को बीच में लगा देंगे, कहेंगे क्या ये कोड चलेगा? आप कहोगे नहीं भाई नहीं हम्म, चलेगा, ये पिताजी पहले ही कैच कर लेंगे। तो कोई भी मतलब ये पिताजी स्पेसिफिक टाइप, ये एक्सेप्शन वाली क्लास सबसे लास्ट में ही आएगी, ये पेरेंट्स क्लास है करेक्ट, इसलिए, एक्सेप्शन वाली क्लास सबसे लास्ट में आएगी। क्यों आएगी सबसे लास्ट में? क्योंकि ये अगर पेरेंट्स क्लास बच्चे है। अपने आप हैंडल कर लें तब तो ठीक है। हम्म, युद्ध में क्या होता है, अगर सिपाही अपने आप ही लड़ाई जीत गया तो राजा को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजा जी। तब आता है जब सब कुछ खत्म, लगता है कि अब तो भाई कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो वैसे हाँ ही ये जी। है कि भाई डिवाइड बाय जीरो हैंडल कर लेगा तो ठीक है, तूने हैंडल कर ली तो ठीक है। अगर कोई हम्म, बंदा इन दोनों से नहीं हैंडल हो पाया तो हम आएंगे। जी। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख देते हैं। वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक विद अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। वाइस वर्सा मतलब समझते हो ना? वाइस वर्सा मतलब उल्टा पॉसिबल नहीं है कि भाई हम्म, एक ट्राई ब्लॉक के साथ दो कैच ब्लॉक हो सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि दो हाँ जी, ट्राई के साथ आप एक कैच ब्लॉक डाल दो, ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? हाँ दो जी, हाँ ट्राई जी। के साथ एक कैच पॉसिबल नहीं है, बट एक कैच के साथ दो या दो से ट्राई, सॉरी एक ट्राई के साथ दो या दो से ज्यादा कैच तो दूसरा। पॉसिबल हाँ है। जी, जी, यही लाइन लिखी है मैंने, हाँ जी, ठीक है। वी शुड ऑलवेज स्पेसिफिक बिफोर जेनरिक एक्सेप्शन, so that specific got caught first, at last whatever is left will be caught last। क्या ये बात समझ में आई कि भाई हाँ जी, स्पेसिफिक को पहले रखनी है और बाकियों की लास्ट में? हाँ ठीक है, जी, कोई इसमें दिक्कत है परेशानी वाली बात नहीं, सब सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, राइट? हाँ जी,
अब अगला कंसेप्ट आता है कि भाई मैंने कहा कि जब भी एक्सेप्शन आ गए उसके नीचे का कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सीधा कैच में हो जाएगा, राइट? लेकिन एक्सेप्शन क्या आपके आपके ऊपर थोड़ा ना, आपको कोड में थोड़ा ना पता है कि एक्सेप्शन आ जाएगी। अगर आपको पता ही होता तब तो आप एक्सेप्शन सोल्व ही कर देते ना। हाँ जी, हाँ एक्सेप्शन जी। जो ऐसी चीज है कि जो आ जाती है, आपको पता नहीं होता। तो कोई चीज अगर ऐसी हो कि जो आपको चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ये तो काम करवाना ही करवाना है। ओके। समझ रहे हो कि हाँ चाहे जी। मेरी कोड में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, लेकिन ये पर्टिकुलर कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। उस केस में क्या लिखते हैं? फाइनली। फाइनली नीचे एक आ जाएगा, फाइनली लास्ट चीज है। फाइनली क्या ओके। होता है? फाइनली क्या होता है ट्राई कैच में? कि जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे एरर आए चाहे ना आए, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। आई एम फाइनली, मैं तो एग्जीक्यूट होकर ही रहूंगा। ठीक है भाई, इसको नहीं रोक सकते। चलो देखते हैं, अभी देख के एक बार एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे तो चेक करते हैं, एक बार बिना एक्सेप्शन के चेक करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, आर्गुमेंट एक्सेप्शन आई, हमारे आर्गुमेंट वाले में गया कोड, हाँ जी। फिर फाइनली, अब देखो फाइनली वाला भी हुआ, राइट? तो अच्छा। कोई कोड जो आपको पक्का कराना ही कराना है उसे फाइनली में लिख देते हैं। फाइनली। ठीक है। तो एक्सेप्शन आएगी तो भी एग्जीक्यूट होगा, और मान लो ये एक्सेप्शन वाला होगा। कोड मैंने छुपा दिया, एक्सेप्शन हम्म। नहीं आई, तो भी देखो ट्राई चला गया, अब कैच नहीं जाएगा लेकिन फाइनली जाएगा ही जाएगा। गया ना फाइनली के अंदर? हम्म। तो ये देखो, मैं एम ये। फाइनली, मैं तो एग्जीक्यूट होकर ही रहूंगा। तो एक्सेप्शन ओके। आए या ना आए, कोई कोड अगर आपको ऐसा लिखना है कि जो 100% एग्जीक्यूट हो, उसे किसमें लगाओगे? फाइनली में। फाइनली ब्लॉक शुड बी रिटर्न एट द एंड दोस कोड। थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 10 मिनट लूंगा आज तुम्हारा, क्योंकि जिससे खत्म हो जाए हमारा सी कोई शार्प। नहीं सर। जी। Finally, block code should be written at the end to execute those code which should always irrespective of exception। कि भाई irrespective of exception मतलब कि exception आए या ना आए, कोई जी। कोड आपको चलाना ही चलाना है, वो उसे फाइनली में लिखना है। ठीक है? अब इंटरव्यू हाँ क्वेश्चन जी। पूछता है, कैन वी हैव, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, कैन वी यूज ट्राई विदाउट कैच? क्या हम ट्राई बिना कैच के यूज कर सकते हैं कि खाली ट्राई लिख दें, कैच लिखें ही ना? बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? खाली ट्राई मैंने लिख लिया और कैच लिखा ही नहीं, तो क्या पॉसिबल है या नहीं है? हो पॉसिबल है सर, हो जाएगा। तुम कह रहे हो जाएगा, देखते हैं। आंसर है नहीं होगा। अगर अच्छा। आपने ट्राई लिखा है, ये देखो एरर दे रहा है, अभी बिल्ड करूंगा ना एरर देगा, दे दे। ये देखो दे रहा है, कह रहा है एक्सेप्ट कैच और फाइनली, ये देखो एरर दे रहा है। ओके। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछेंगे भाई, आंसर क्या है? नो, नो। ट्राई कैन नॉट बी यूज अलोन, यू कैन आइदर राइट वन कैच और फाइनली। इनमें से कोई सा भी ओके। हो, या तो एटलीस्ट एक कैच हो या फिर फाइनली। अगर तुम कैच नहीं भी लगाते, खाली फाइनली भी रख तो देते हो ना, फाइनली लग तो भी एग्जीक्यूट तो हो भी हो जाएगा। जाएगा एग्जीक्यूट, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये देखो कोई एरर नहीं आई, रन हो गया मस्त। तो ट्राई के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या कैच का होना जरूरी है? आप बोलोगे कैच का होना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनली, अगर कैच नहीं लिखोगे तो फाइनली लिखो, अगर फाइनली लिखोगे तो एक कैच लिखो, एटलीस्ट एक, एक से ज्यादा लिख सकते हो बट एटलीस्ट एक। बिना ओके। कैच और बिना फाइनली के खाली ट्राई को यूज करना नामुमकिन है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई?
हाँ जी क्लियर है सर। और बिना ट्राई के कैच या फाइनली को लिखना पॉसिबल है या नहीं है? बिना नहीं। ट्राई के? कैच या फाइनली लिख सकते हो कि ट्राई मत लिखो, नहीं खाली नहीं कैच और नहीं फाइनली लिख नहीं दो। वो तो नहीं। पॉसिबल ही नहीं है भाई। हाँ ना, जी। वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ट्राई ट्राई का मतलब है कुछ कर, उसके बाद कुछ चीज को कैच कर। अभी जब तुम तो ट्राई नहीं कर रहे तो कैच क्या करोगे, फाइनली में क्या लिखोगे? हाँ जी हाँ जी। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। अब एक लास्ट, ट्राई कैच का बाकी सब खत्म हो गया, एक लास्ट टॉपिक है, उसे बोलते हैं नेस्टेड ट्राई कैच। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, क्या एक ट्राई कैच के अंदर, ये देखो एक ट्राई कैच है, इसके अंदर एक दूसरा ट्राई कैच बना सकता हूं? तो आंसर है हाँ बनाओ, आपकी आपकी मर्जी है। अच्छा। इसके अंदर एक और ट्राई कैच लिख दिया मैंने। अच्छा ट्राई कैच के अंदर एक और ट्राई कैच। ठीक है, हाँ। अब देखो कैसे, इसे बोलते हैं नेस्टेड ट्राई कैच। ऐसा, अब देखो ये बताऊंगा कि ऐसा कौन सी सिचुएशन में होता है। ठीक है, मान लो आपको लगता है कि इस पूरे कोड में एक तो कहीं पे भी जेनेरिक एक्सेप्शन आ सकती है भाई, कहीं पे भी जेनेरिक एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसके लिए एक कैच आपने बाहर लग दिया। अब आपको लगता है लेकिन इस पर्टिकुलर कोड में एक अंदर कोई कोड लिखूंगा मैं, उसमें कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन भी आ सकती है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपने अंदर बना लिया। तो ये भी पॉसिबल है कि नेस्टेड ट्राई कैच भी आप पॉसिबल कर सकते हो या नहीं कर सकते? हाँ भाई पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है अभी दिखाता हूं चला के। कैसे चलेगा ये समझना जरूरी है, तो जिससे इंटरव्यू में पूछे तो बता सको। ठीक है, अब देखो इस कोड में देखो एरर कहां पे है। यहां पे कोई एरर नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी? 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई नहीं एरर नहीं आएगी, राइट? नहीं जी। सिर्फ एक्सेप्शन आएगी यहां पे, अंदर वाले में आएगी। तो अंदर वाला ट्राई चलेगा, अंदर वाला कैच चलेगा, और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई इस लाइन पे एरर आई, तो ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे होगा, वो तो अपने नीचे जी। वाला नहीं लिखेगा, एग्जीक्यूट करेगा ना। लेकिन ये तो बाहर वाले ट्राई कैच के अंदर है, उसको उससे लेना देना नहीं है। क्या ओके। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। चलो अभी करके देख, हाँ करके देखते हैं तो समझ में आएगी अच्छे से। ये बात बहुत अच्छे से समझना। देखो ये बाहर वाला ट्राई है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई, हाँ जी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अंदर वाले ट्राई के अंदर गया, अंदर वाले के अंदर गया या नहीं गया? हाँ जी गया। अब एक्सेप्शन आ गई, अब एक्सेप्शन आ गई, तो अंदर वाले कैच में हमने हैंडल कर रखी है एक्सेप्शन। अगर बाहर वाले कैच में एक्सेप्शन आती, बाहर वाले ट्राई में एक्सेप्शन आती, तो नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट होता ही ना, ये सब एग्जीक्यूट होता ही ना, हाँ सीधा जी। यहाँ के कैच में आ जाता। लेकिन हाँ क्योंकि जी। अंदर वाले में आई है, तो अब F10 कर रहा हूं तो इसने हैंडल किया। देखो यहां पे हैंडल हुआ, और नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई क्योंकि ऊपर। अपने नीचे वाला, अपने नीचे वाला नहीं करेगा ना वो, उसको बाहर के से क्या लेना देना। ट्राई अपने नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता जब एक्सेप्शन आती है, लेकिन ये तो बाहर का कोड हो गया ना, तो बाहर का एग्जीक्यूट होगा, ये देखो हो रहा है। हाँ जी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी आ रही है। लेकिन अब यहीं का खेल देखो, बदल देता हूं, जज्बात बदल दूंगा और समय पलट दूंगा। हम्म। अब यहां पे एक्सेप्शन आएगी, बाहर वाले ट्राई कैच में एक्सेप्शन आएगी। हम्म। बात समझ रहे हो? बाहर हाँ वाले जी हाँ ट्राई जी। कैच में एक्सेप्शन आएगी। अब जहां पे एक्सेप्शन आती है वहां से नीचे का कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, तो वो हाँ पूछेगा क्या जी ये हाँ वाला जी। कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? बताओ नहीं होगा या होगा। नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर। होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसके नीचे क्योंकि लिखा हुआ है ना, ऊपर ही आ गई हाँ। तो क्या कहां से होगा? ठीक है, हम्म। तो देखते हैं। यहाँ पे अब हमने वक्त बदल दिया है और जज्बात बदल दिए हैं। यहाँ पे आ गई एक्सेप्शन, ये लो, नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कहां पे आ गया? सीधा कैच में आ गया। हाँ जी। तो ये बात समझ में आई कि अंदर वाला ट्राई कैच कैसे हाँ। चलेगा, बाहर वाला कैसे करेगा।
अगर आपको चाहिए कि अंदर वाला भाई कोई एक्सेप्शन हैंडल ना करे, यहां पे भी थ्रो कर दो। ये देखो, अब जब यहां पे मैंने थ्रो कर दिया कैच के अंदर, तो नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेप्शन आई, अब मैंने कैच के अंदर मैंने फेंक दी कि जा भाई बाहर, जहां पे एक्सेप्शन आ रही है। अभी चलो दिखाते हैं चला के पहले से, तो समझ में ना आई बात। अंदर ये देखो, अरे यार जल्दी चला दिया मैंने। अब देखो, ओए अभी ऊपर वाले को तो हटानी पहले। यहां को पहले 10 लिखो। एक लास्ट चीज है, लास्ट से समझ लो बस, इसमें दिमाग लगा लेना, उसके बाद खत्म है ट्राई कैच। अब देखो अंदर वाले में एक्सेप्शन आ गई। अब मैंने एक्सेप्शन को कुछ प्रिंट नहीं कराया, मैंने सीधा फेंक दी। थ्रो कर दिया। अब सीधा फेंक दी तो क्या करेगा, वो नीचे वाले कोड को नीचे लाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कह रहे हो फेंक, यहाँ पे रुक के हैंडल नहीं कर रहे आप। अगर आपने यहाँ पे हैंडल कर ली होती, कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लिया होता, या फिर कहीं फाइल में सेव करा ली होती, तब तो सही था, लेकिन आपने सीधा फेंक दी। अब इसने अंदर वाले, देखो यहाँ पे ध्यान से सोचना, अंदर वाले ने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन ने फेंकी, तो वो बाहर वाले कैच पे सीधा गया। बाहर वाले कैच ने देखा कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन है, हाँ है, तो ये बाहर वाला कैच प्रिंट होगा, ये वाला। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई कि जब तक अंदर वाला हैंडल कर लेता है तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अंदर वाले ने हैंडल नहीं किया, फेंक दिया सीधा, तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर वालों में आएगा। बाहर वालों में कहीं जेनरिक एक्सेप्शन होगी तो वो आ जाएगी, अदरवाइज कोड फट जाएगा। कोई एक्सेप्शन होगी तो आ जाएगी, अदरवाइज कोड फट जाएगा, क्योंकि आपने फेंकी है पर कोई कैच करने वाला नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं, क्लियर है सर। तो बस ट्राई कैच इतना ही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ जी, आ गई। ठीक है, तो इंटर क्वेश्चन है, यहां पे लिख देता हूं, वी कैन हैव नेस्टेड ट्राई कैच एज वेल। कितने भी नेस्टेड हो सकते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, कितने भी हो सकते हैं, पर कंसेप्ट यही चलेगा। अगर अंदर वाले ने हैंडल कर ली तो अंदर बाहर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाले ने नहीं की तो अगर थ्रो कर दिया तो बाहर जाएगा, जो करोगे वो होगा। क्लियर? हाँ जी। वी कैन हैव नेस्टेड ट्राई कैच एज वेल। ये कहां लिखा? there is no impact on code after then समझ में आई लाइन? क्या लिखा है मैंने कि भैया, if nested try catch handle its own exception, then there is no impact on code outside nested try catch, but if it throws exception in catch, then it will directly move to outside try catch। यही देखा था हमने, करके देख लिया था हमने, यही हो रहा था। क्लियर? क्या आज की क्लास बस इतनी है, खत्म है? क्या ये बात समझ में आई? आज की क्लास समझ में आई? कोई क्वेश्चन या डाउट? नहीं सर, अभी तो क्लियर है। तो आज कोशिश करना, आज ही निपटा दो ये प्रैक्टिस करके, कल से शुरू करते हैं सीक्वल सर्वर हम। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए